हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कक्षा 12 की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और अब बारी है अपने फिजिक्स के पेपर की। हम चालू कर रहे हैं आज चैप्टर 7, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं। और आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हाफ नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिख रखा है। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो। और एक क्वेश्चन आएगा यहां से 4 नंबर का। ठीक है, लॉन्ग आंसर में। ठीक है, यहां तक 19वां या 20वां क्वेश्चन जो होगा आपके पास इसी चैप्टर से होगा। ठीक है, तो हम चालू करें अब इस क्वेश्चन इस चैप्टर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो आप स्प्लिट स्क्रीन करके देख सकते हो। ठीक है, कईयों के फोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा बताया, तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आपको साइड में यहाँ पे दिख जाएंगी सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और बताना क्या और क्या अपडेट इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन चैप्टर चालू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का व वोल्टता का सरलतम मान। ठीक है, सरलतम मान। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की बात करेंगे हम। V बराबर के V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर के I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मान कितना होता है यहाँ पर 2 पाई बटे टी। ठीक है, जिसको कोणीय आवृत्ति भी हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम। V नॉट, अगर नोट्स में देखोगे तो आपको हो सकता है ये Vm हो, ये Im हो। ये है क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती वोल्टता है, उसके शिखर मान है। क्या है ये, शिखर मान। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, अच्छा शिखर मान मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज की, और आपसे पूछ लिया तात्क्षणिक मान, क्या बोलेंगे, इंस्टेंट वैल्यू। कहां पर, एट टी बराबर हाफ सेकेंड या टी बराबर 10 सेकेंड। तो क्या करना है, टी का मान यहां पर क्या करोगे, जो भी आपको दे देगा टी का मान, तो वहां पर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या जाए, ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी रख देना। और यहां पर आप सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा का इंस्टेंट मान भी ज्ञात कर सकते हो, तात्क्षणिक मान भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, अगर आपसे यहां पे बोले वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, ध्यान से देखना है ना। आपसे बोला है वर्ग VRMS या फिर IRMS। ठीक है, VRMS की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, VM बटे √2। हालांकि ये हमने प्रूफ किया है। ठीक है, कैसे किया है ये आप देख सकते हो। देखो, VM आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखेगा, एक दो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, अपन डिस्कस कर लेंगे उनको भी। ठीक है, और मैं बात करूं कैसे निकाला है ये हमने। देखो क्या कह रहा है, IRMS वर्ग स्क्वायर माध्य मीन और मूल, स्क्वायर मीन रूट। जैसे अगर आपसे बोला कि आई का क्या करना है, आरएमएस मान निकालो, तो पहले क्या करोगे, आई का स्क्वायर करोगे, फिर इसका मीन निकालोगे, एंड देन इसका रूट निकालोगे। ठीक है, आई का आरएमएस, आई हमको क्या दे रखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका मीन निकाल दोगे, एंड देन इसका रूट कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस आ जाएगा। ऐसे सेम वी के लिए करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीन, वी क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी। ठीक है, चलो फिर आता हमारे पास प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। ऐसे ही आपके पास आएगा धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। हाँ, अगला ही दे रखा है। फिर बात करें हम प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा क्या होती है, जो धारा के मान को प्रवाहित होने के लिए क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। इम्पीडेंस क्या करे, आपको प्रतिरोध करे, क्या करे, आपको रेजिस्ट करे, किसमें, करंट के फ्लो में। क्या हो जाएगा प्रतिबाधा अपने पास, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, उल्टा भी कर दोगे तो होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है। शुद्ध प्रतिरोधक में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा, वही आई बराबर का आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रतिरोधक जहां पर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, जिसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितना करंट प्रवाहित होगा, करंट कितना फ्लो होगा, कितना होगा, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व, अच्छा इस चीज को ध्यान से रख ही लेना इसको, है ना। प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, प्योर अपने पास संधारित्र वाला सर्किट था, शुद्ध संधारित्र सर्किट, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और मैं बात करूं शुद्ध प्रतिरोधक में, ये है ना, सॉरी माफ करना, शुद्ध प्रतिरोधक जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, कितना है, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात करें संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, क्या लगा हुआ हो, एक आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ परिपथ में बस। ठीक है, कैसे होगा कैपेसिटर आपके पास परिपथ में, सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरह का परिपथ हो, इसमें धारा का मान क्या होगा अपने पास, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिख रहा है, हाँ। और फिर मैं बात करूं इंडक्टिव सर्किट का, क्या हो जाएगा, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। याद रखने सीधे, ठीक है, कितना होगा, आई बराबर के आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट बराबर के 1/अंडर रूट एल सी। ठीक है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर के R/जेड। जेड का मान अभी हम लोगों ने लिखा था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको, ये रखा। ठीक है, कॉस फाई, अगर यहां से कॉस अपन को दे रखा है, R/जेड का मान दे रखा है सॉल्व करके, तो आपसे पूछे कलांतर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, फाई बराबर के कॉस इनवर्स R/जेड। ठीक है, सीधा सीधा याद रख लो, देखो शक्ति गुणांक शुद्ध प्रतिरोधक के लिए, शुद्ध प्रतिरोधक होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सएल और एक्ससी नहीं रहेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, R/R शक्ति गुणांक का मान 1। शुद्ध प्रेरकत्व के लिए तो आर का मान 0, और प्रेरकत्व के लिए कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और शुद्ध संधारित्र के लिए भी कितना हो जाएगा, शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। कैसे, शुद्ध प्रेरकत्व आर का मान 0, तो यहां से कॉस 0 के, कॉस पाई 0 कब होगा, हाँ कॉस पाई का मान कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। फिर शुद्ध संधारित्र के लिए भी बात करोगे तो आर का मान 0, तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आर का मान 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, कॉस पाई का मान 0। कॉस पाई क्या है, शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक अनुनाद की स्थिति में, शक्ति गुणांक अनुनाद की स्थिति में, अनुनादी आवृत्ति ये है, अनुनादी स्थिति क्या होगी, एक्स सी बराबर के एक्स एल के होगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जेड बराबर किसके हो जाएगा, आर के हो जाएगा, एक्स सी और वो यही तो होता है।
एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये तो बराबर है, तो जीरो हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, जेड बराबर के आर के, शक्ति गुणांक आर बटे आर कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिखा गया शक्ति गुणांक अनुनाद की स्थिति में कितना होगा, 1 होगा। ट्रांसफॉर्मर में, अच्छा इसमें नहीं आगे, सॉरी भूल जाते हैं थोड़ा सा। तो पहले हमने cos फाई देख लिया, पावर फैक्टर, फिर शक्ति गुणांक हमने पावर फैक्टर किसके लिए देख लिया, रेजिस्टेंस के लिए 1 होता है, शुद्ध रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ हो तो, शुद्ध इंडक्टेंस लगा हुआ तो 0, और शुद्ध कैपेसिटेंस लगा हुआ हो तो 0, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, 1। एंड हाँ, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में निवेशी तथा निर्गम वोल्टता धारा। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास इनपुट और आउटपुट, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल होती है उसके बीच में वोल्टेज और कॉइल के नंबर ऑफ कॉइल्स क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार न्यूमेरिकल जो अगर आता है आपके पास, एक न्यूमेरिकल यहां से भी मिल जाए। ये दे रखा है आपको I2 बटे I1। ठीक है, हालांकि अगर नोट्स में देखोगे तो ये क्या मिलेगा, VP बटे VS, NP बटे NS, IS बटे IP। एस क्या है, सेकेंडरी है, पी क्या है, प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी का वोल्टेज बटे सेकेंडरी का वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, हाँ, अब सीधे सीधे फैक्ट है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्ती जनित्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, हमने बताया हुआ है क्या होता है वो, कि वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये कहां से प्राप्त होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती जनित्र से ही प्राप्त होती है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता का सरलतम मान I बराबर के I नॉट साइन ओमेगा टी, अभी लिखा है हमने। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, एक पूर्ण चक्र, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, जितना इससे पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, प्रत्यावर्ती करंट का एवरेज वैल्यू फॉर ए होल साइकिल कितनी होगी, 0 होगी। हम लोगों ने निकाली भी है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाली है, नेगेटिव हाफ साइकिल के निकाली है, और टोटल निकाली है, टोटल 0 आ रही थी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 0.707 I नॉट होता है। कितना बोला है, IRMS कितना होगा तुम्हारे पास, 0.707 I नॉट, दिख रहा है I नॉट, हाँ दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या लिखा था, IRMS रूट I नॉट बटे √2, और 1 बटे √2 का मान होता है आपके पास 0.707। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो देखो सीधा फैक्ट दे दिया, हो सकता है यहां पे वो बोल दे आपसे कि IRMS I नॉट का, IRMS कॉमा I नॉट का कितना प्रतिशत होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ IRMS इज व्हाट परसेंटेज ऑफ I नॉट, कितने परसेंट की बात कर रहा है, तो कितना होगा, परसेंट के लिए क्या करते हो, 100 से गुना कर देते हो। ठीक है, तो IRMS कितना जाएगा आपके पास, 70.7% आ जाएगा आपके पास, किसका, I नॉट का। ठीक है, 70.7% ऑफ I नॉट, 70.7% ऑफ I नॉट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बताया था अभी। ठीक है, फिर हम बात करें
प्रतिबाधा के काल्पनिक मान को प्रतिघात कहते हैं, इसे x से निरूपित करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था XL और XC, ठीक है, XL एंड XC ये क्या है आपके पास, ठीक है, प्रतिबाधा जो अपने पास आ रही थी उसके काल्पनिक मान है, आयोटा के रूप में आते हैं, ठीक है। ये किसके हैं, कुंडली का है, और ये किसका है, धारिता का है, ठीक है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, ठीक है। प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं, अभी बताया हमने, प्रतिघात XC और दूसरा किसका है, XL, ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात जिसको बोलते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात आवृत्ति के समानुपाती, जबकि धारिता प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताया था। प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर होगा, क्या होता है, देखो यही लिख रहा थोड़ी देर पहले, XL बराबर के ओमेगा L और XC बराबर के 1 ओमेगा C। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो रहा है, आवृत्ति के समानुपाती, और ओमेगा क्या है, 2 पाई बटे टी, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 2 पाई म्यू एल, म्यू क्या है यहाँ पर, 1/t को म्यू बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो यहां से क्या कह रहे हो, XL क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के, जबकि ये क्या है, XC क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अगले आओ, प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। प्रतिबाधा के वास्तविक मान को प्रतिरोध कहते हैं, एवं प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रतिबाधा का वास्तविक मान, देखो ये दोनों आयोटा की टर्म में चल रहे थे, हमने बोले थे कैसे हैं, काल्पनिक है। प्रतिबाधा में सिर्फ एक ही वास्तविक मान है, वो क्या है, प्रतिरोध, आर से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कितना होता है, ओम होता है, ठीक है। और यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी हो, प्रतिरोध आपका क्या होगा, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। शुद्ध प्रतिरोध, हाँ, किसी शुद्ध प्रतिरोध में धारा तथा विभव समान कला में होते हैं, याद रख लेना इसको सीधा ही, कि शुद्ध प्रतिरोध में क्या होगा, धारा और विभव क्या होंगे, एक समान कला में होंगे। V बराबर क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर क्या, I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी शुद्ध संधारित्र में विभव धारा विभव से π/2 कोण आगे होती है, ठीक है। धारा और विभव में कलांतर पूछे तो क्या होगा, π/2, किसके अंदर, शुद्ध संधारित्र में। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि वोल्टेज, उसमें शुद्ध प्रेरकत्व में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, विभव धारा से क्या होगा, π/2 कोण आगे चलेगा, ठीक है। लिख भी रखा अगला, किसी शुद्ध प्रेरकत्व में धारा विभव से π/2 कोण पीछे चलती है। संधारित्र, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस, यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, इंडक्टर, इंडक्टेंस या फिर प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरक, ठीक है। आपसे बोला है यहां पर कि क्या हो रहा है, कौन सी में धारा आगे चल रही है, कौन आगे चल रहा है, धारा, किससे, करंट से, ओ वोल्टेज से, ठीक है। कौन आगे चल रहा है, कितना आगे चलेगा, π/2, इंग्लिश वाले कौन आगे चलेगा, देखो अभी याद है, मुझे पता है आप लिख सकते हो, पर एग्जाम में भूल जाओगे, वहां जब 4 ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे ना, कौन सा सही है, 4 कथन दे दिए, निम्न में से गलत कथन छाटिए, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सा सही था, बस इसीलिए थोड़ा सा याद रखने के लिए बता दिया है। जिसमें देखो संधारित्र, धारित्र धारा, ठीक है, कैपेसिटेंस करंट, कौन सा आगे है, संधारित्र में धारा आगे है किससे, वोल्टेज से, ठीक है। तो देखो संधारित्र में क्या है, किसी शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से π/2 कोण आगे होती है, ठीक है। और इसका उल्टा हमने इंडक्टेंस को पीछे लिखा है, तो इंडक्टेंस में धारा क्या होगी, पीछे होगी। प्रेरकत्व को हमने पीछे लिखा है, तो इसमें धारा क्या होगी, π/2 पीछे होगी। संधारित्र में धारा आगे होगी और इंडक्टेंस में पीछे होगी, कितनी, π/2 कोण से, याद रह जाएगी अब ये, अब तो गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। गलत करके आते हो तो क्या करोगे, कुछ मत करना, अगला पेपर की पढ़ाई करना। अगला, संधारित्र पर विभव पतन एवं प्रेरकत्व पर विभव पतन एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं, ठीक है। संधारित्र पर जो विभव पतन होगा, विभवांतर जो होगा, एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, ध्यान रखना, सीधा सीधा सा है। प्रतिबाधा आरेख सम्मुख
समकोण त्रिभुज के आकार का होता है, प्रतिबाधा का जो आरेख होगा समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा के आयाम का मान अधिकतम होता है। हाँ, धारा का मान अधिकतम कहाँ होगा? एलसीआर परिपथ के अंदर अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं अपन इस तरह से, तो अधिकतम मान कहाँ आता है? अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विभव समान कला में होते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? सिर्फ अपने पास जो कला किसकी होगी? आर और सॉरी आई और वी की जो कला होगी वो समान कला होगी। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम एवं प्रतिरोध के बराबर होता है। कर रखा है क्लास में सारी चीजें। कोस पाई को शक्ति अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका मान कितना होता है? आर बटे जेड। ऊपर ही ऊपर लिख रहा है इसी पेज पर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 जबकि संधारित्र एवं प्रेरक के शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है, अभी पढ़ रखा अपन ने, ठीक है, यही जस्ट नीचे लिखे हुए उसके। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। अनुनाद की स्थिति वाला भी हमने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा तुमसे पूछा गया है कि क्या एल आर परिपथ में अनुनाद हो सकता है या आईसी प्रतिरोध और संधारित्र वाले परिपथ में, या फिर प्रतिरोध और प्रेरकत्व वाले परिपथ में क्या हो सकता है? अपने पास अनुनाद हो सकता है क्या? सोचना, अपन इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध प्रेरकत्व एवं संधारित्र में प्रवाहित होती है तो शक्ति चाह नहीं करती, इसे वोल्टहीन धारा कहते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे पास प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, शुद्ध प्रेरकत्व की बात करें या फिर शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ की बात करें, तो इसमें क्या होगा? पावर का मान 0 आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट, ठीक है। वॉटहीन धारा, वॉट मतलब किसकी यूनिट? पावर की। पावर का मान ही 0 आ रहा है तो क्या होगी ये? वॉटलेस धारा, वॉटलेस करंट, वॉटहीन धारा, कुछ भी बोल दो। ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एवं विभव के मान को परिवर्तित करती है। ध्यान रखना, रिक्त स्थान दे रखा है इसी में। ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एवं विभव के मान को क्या करती है? परिवर्तित करती है, ठीक है। अगले पेज पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जानते हुए तो अभी बताया। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई एवं अपचाई। ऊंचाई स्टेप अप और स्टेप डाउन, सिद्धांत बता दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के उस पर काम करता है ना। और इसका सिद्धांत ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई। ट्रांसफॉर्मर डिस्ट धारा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर डिस्ट धारा में, ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं करता। डिस्ट धारा अगर ट्रांसफॉर्मर में है तो वो एज इट इज ही रहेगी। ट्रांसफॉर्म डिस्ट धारा में परिवर्तन कौन करता है? रेक्टिफायर, डिस्ट कार्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, गलत कराते हो। आदर्श स्थिति में ट्रांसफॉर्मर का शक्ति क्षय 0 होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का आइडियल ट्रांसफॉर्मर का में जो पावर लॉस जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्रत्येक, अच्छा सीधा है। अब स्टेप अप में क्या होगा? एन एस ग्रेटर देन एन पी, फेरों की संख्या किस में ज्यादा होगी? सेकंड वाले में ज्यादा होगी, ये लिख रखा है ऊंचाई के अंदर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा होती है। एन एस क्या होगा? एन पी से ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब इसी पे थोड़ी सी बातें करते हैं। 4-5 मिनट एक साथ ही हो जाएंगे। अगर आपको ये याद हो गया ना कौन सा आगे है संधारित्र में और कुंडली में, मत भूलना। ऊंचाई किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या बोलते हैं इसको? स्टेप अप, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है आपके पास? सीधा देखो, अभी चेक कर लेते हैं क्या करता है। हमने क्या बोला है? फेरों की संख्या किसमें ज्यादा है? एनएस का मान क्या है? ज्यादा है, मतलब वीएस का मान भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा, मतलब आईपी का मान भी क्या आएगा? जो 3-4 पॉइंट लिखे होंगे वो सारे एक साथ हो गए। वीएस का मान ज्यादा है, मतलब वोल्टेज का मान क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। अपचाई, स्टेप डाउन,
स्टेप डाउन मतलब इसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एन एस लेस देन एन पी। ठीक है, एन एस लेस देन एन पी। ठीक है, क्या होगा, ये इसका मान कम होगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा, और इसका मान तो कम हो ही जाएगा। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, करंट के मान को बढ़ा देता है, ऊर्जा में, शक्ति में कोई भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो देखो, उच्च ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में वृद्धि जबकि धारा के मान में कमी करता है, बोला अभी अपने। उच्च ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, देखो सेकेंडरी की, देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, उच्च ट्रांसफॉर्मर में एनएस का मान ज्यादा है। ठीक है, एनएस का मान ज्यादा है तो क्या होगा, वीएस का मान भी ज्यादा होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ रहा है, तो दूसरी जो कुंडली है उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो आईपी का मान भी क्या है, ज्यादा है। आईपी का मान ज्यादा है मतलब कि आईएस का मान क्या होगा, कम होगा, तो सेकेंडरी में करंट का मान कम हो जाएगा। ये सारे संबंध इसी से कर रहे हैं, मैं अपन दोबारा से देख लो, उच्च आई में एनएस का मान ज्यादा है मतलब नीचे वाले का मान ज्यादा है, तो इसका भी मान ज्यादा आएगा। देखो, ठीक है, इसका भी मान ज्यादा आएगा, तो ये तीनों मान ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तीनों मान ज्यादा आ रहे हैं तो आईएस का मान क्या होगा, कम आएगा। आईपी का मान ज्यादा है तो आईएस का मान सीधी सीधी बात है कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं ये दोनों एक दूसरे के, इसका मान ज्यादा है तो इसका मान कम होगा। ठीक है, और जो चीजें इसके लिए बोली हैं उसका जस्ट उल्टा इसके लिए होगा। समझ गए, वही चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी एक तो ये फॉर्मूला, और एक ये याद रख लेना कि वी एस ये क्या करता है, स्टेप अप। स्टेप अप किसके लिए बात कर रहे हैं, ये वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। पी बराबर क्या होता है, वी आई, वोल्टेज को बढ़ाएगा तो आई को कम करेगा। क्लास में बताया, पी बराबर के वी आई, वोल्टेज बढ़ाएगा तो आई को कम करेगा। ठीक है, क्यों यूज करते हैं ये भी बताया हुआ है क्लास में। ये चारों पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट बता दिए मैंने ना। किसी ट्रांसफार्मर में शक्ति के सही तो 6 के निम्न कारण होते हैं, चारों कारण पढ़ लेना सीधे सीधे, है ना, ताम्रहानि और वो सारे पढ़ लेना इनको, है ना। ट्रांसफार्मर का उपयोग लंबी दूरी तक शक्ति संचरण के लिए संरक्षण के लिए किया जाता है। शक्ति संचरण के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग, हाँ सही है, सही बात है, शक्ति संरक्षण। क्या कह रहे हो, यहां से एक जगह से दूसरी जगह तक मुझे क्या करना है, करंट लेके जाना है। अब अगर मैं करंट लेके जा रहा हूं तो ये होगा आई, पावर क्या होती है, वी आई होती है। ठीक है, और जबकि अपने पास हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर, कि जितनी ज्यादा करंट होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा देर तक ये फ्लो होगी, ठीक है, तो हीट क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। तो बहुत ज्यादा देर तक अगर आप करंट फ्लो करवाते हो तो क्या होगा, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इस चीज पर, कि बहुत ज्यादा देर तक अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो करवाते हो तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक तो रीजन है कि कम देर के लिए, लेकिन अपन को तो चाहिए 24 घंटे के लिए, तो ये तो काम करेगा नहीं, अपन को तो लगातार चाहिए। 2 मिनट भी अगर लाइट चली जाती है तो कैसे भड़बड़ा जाते हो, लाइट चली गई, गर्मी हो गई यार, पसीने पसीने हो गए, मशीन काम रुक जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी लाइट चली है 2 मिनट के लिए तो मेरी पूरी क्लास मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी सेव हो जाएगी उतनी सेव हो जाएगी, वरना फिर मुझे थोड़ा सा एडिट वगैरह करना पड़ता है, वो सब काम करने पड़ते हैं। अब अगर अपन को पावर लगातार चाहिए तो क्या करें अपन, रेजिस्टेंस का मान कम कर दें। तो रेजिस्टेंस का मान किसका कम होता है, ठीक है, आप अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस का मान सबसे कम किसका होता है, सिल्वर वगैरह का। सिल्वर महंगी आती है, चांदी महंगी आती है, तो चांदी का रेजिस्टेंस कम है तो वो महंगी होगी। पता चला आपने तो रात में तार लगाए, गायब हो गए, चोर के ले गया। ठीक है, तो अपन क्या करें, रेजिस्टेंस में भी हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसको ज्यादा कम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करके करंट को कम कर सकते ताकि वोल्टेज बढ़ जाए। पावर तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, शक्ति तो आपकी संरक्षित रहेगी, वोल्टेज बढ़ा दिया इसने, वोल्टेज के ऊपर हीट तुम्हारी डिपेंड कर नहीं रही। ठीक है, अब वोल्टेज जैसे ही तुम्हारी वोल्टेज बढ़ गई है तो आप ले जा सकते हो। अब यहां पर आपने स्टेप अप लगाया, ठीक है, यहां पर आप लगा दो स्टेप डाउन, दिख रहा है, स्टेप दिख रहा है, नीचे लिख देता हूं डाउन।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दोगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, वापस से आपकी वोल्टेज को डाउन कर देगा और करंट को बढ़ा देगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता है, ऊंचाई आपका क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम कर देगा। समझ गए? चलो ठीक है। हाँ, अब आते हैं हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है 30 मिनट की हो चुकी है, मैं स्टेप वो डाल दूंगा। हाँ, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। ठीक है, कितना होता है तुम्हारे पास? 0। ठीक है, ऑप्शन ए लिख रखा है हमने पहले ही। अच्छा, तुम्हें मैंने पेज चेंज नहीं किया, सॉरी। अरे कर दिया, बहुत अच्छी बात कर दिया। हाँ यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान E0 है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। शिखर मान कितना है? E0, तो इसका वर्ग माध्य मूल कितना हो जाएगा? E0 बटे √2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितनी है भारत के अंदर? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या होगा, सामान्यतः आपका धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, बाकी के गलत है। एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है? ठीक है, धारा और वोल्टेज के बीच का जो कलांतर होता है हम निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये आएगा आपका 0 से पाई के बीच, पाई/2 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है, किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुचालक किसके लिए होगा? दिष्ट धारा के लिए। ठीक है, चुल नहीं है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, नहीं बता रहा, छोड़ो, सीधे याद रख लेना, दिष्ट धारा के लिए। नहीं तो फिर बोल दोगे देखो सर ने ऐसे बताया, गलत है ये तो पढ़ाने का तरीका ना, क्लास में बता देंगे, याद रखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 7, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर होगा। अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर, मैं बोला था सीधे याद रखना 0 होगा। एलसीआर परिपथ में, श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी। संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच कलांतर पाई/2 होगा, इसी की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था, अगर आपने थोड़ी देर पहले मैं बात समझा रहा था वो चीजें, धारिता और वो याद रखो। ठीक है, तो छोड़ो अब यहाँ पर, सीधा ऑप्शन नंबर सी है इसका गलत है। जो डिस्च धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर में के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते, क्योंकि डिस्च धारा के लिए जो अमीटर यूज करते हैं उसके लिए, उससे हम क्या नहीं कर सकते, धारा का मान नहीं नाप सकते। उसमें अमीटर से हम, जो डीसी के लिए अमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, उससे हम धारा नहीं अल्टरनेट करंट नहीं नाप सकते, नहीं माप सकते। ठीक है, अल्टरनेट करंट का मेजर नहीं कर सकते, क्यों? इतना ऊपर नहीं दिख रहा आप लोगों को, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अल्टरनेट करंट को नहीं माप सकते, क्यों? ठीक है, अब एक थोड़ी सी हम पहले बात कर लें कि जो डीसी का जो अमीटर अपने पास अमीटर होता है वो किस पर काम करता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि डीसी में डायरेक्ट करंट में 3 इफेक्ट शो किए जाते हैं, 3 इफेक्ट शो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रासायनिक प्रभाव, ठीक है, और आपका आता है तुम्हारे पास ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा है चुंबकीय प्रभाव। और जो डीसी एमीटर है वो किस पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, डीसी एमीटर किसके ऊपर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर काम करता है। ठीक है, जबकि अल्टरनेट करंट के लिए इसका मान कितना आ रहा है? 0, पूर्ण चक्कर के लिए पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहां पर चुंबकीय प्रभाव नहीं शो करता। ठीक है,
तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, एसी एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो किस पर काम करता है आपके पास, ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर क्या काम करता है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, तप्त धारा, तप्त तार, सॉरी, तप्त तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तप्त तार धारा मापी। क्या बोलते हैं एसी एमीटर को, तप्त तार धारा मापी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इसको बोलोगे केमिकल इफेक्ट, इसको हीटिंग इफेक्ट, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है आपका डीसी एमीटर, जबकि ये एसी एमीटर किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। तो अगर मैं अब बात करूं यहां से कि दृष्टि धारा के लिए प्रयुक्त मीटर क्या करता है, क्योंकि इसके में क्या होता है, पूर्ण चक्र के लिए इसका मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए हम इससे मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए कि डीसी धारा कौन सा प्रभाव शो नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ज्यादा डिटेल में जाएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से बन सकता है, वरना नहीं आएगा, चांसेस नहीं है यहाँ के। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 6 एम्पियर है, बोला था। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना है, 6 एम्पियर है। ठीक है, और आपसे पूछा है IRMS कितना हो जाएगा, 6/√2। ठीक है, पर अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में एक भी नहीं है यहां पर ऐसा। ठीक है, एक सेकेंड माफ करना, हाँ आप टिक कर सकते हो। 5वें में ए है, 6वें में बी है, 7वें में ए है, 8वें में सी है, और मध्य शून्य होता है, 9वें में बी है, 10वें की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, IRMS क्या होगा आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 2/√2, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं √2 × √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3√2। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके पास, सी, 3√2, और यूनिट क्या जाएगा आपके पास, एम्पियर। ठीक है, 11वें की बात करें कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती एसी का मुख्य का आपको दे रखा है 220, शिखर मान दे रखा है, वही वापस से आप करोगे, सॉल्व करोगे, क्या जाएगा। ठीक है, एसी का रूट मान ये दे रखा है आपको, प्रत्यावर्ती धारा का मान दे रखा है आपको IRMS कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, और मैं बात करूं आई नॉट कितना आएगा, √2 × 220। अच्छा, वोल्टेज है आपके पास ये। ठीक है, तो आई नहीं है, ये वी दे रखा है आपको, यहाँ लिख नहीं रखा है इन्होंने, प्रत्यावर्ती एसी लिख रखा है, ना तो धारा लिख रखी है यहाँ पर, ना वो लिख रखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट क्या दे रखी है, वोल्ट। ध्यान रखना इस चीज को, वोल्ट दे रखी, तो किसका मान दे रखा है, VRMS का कितना है, 220 वोल्ट। तो वी नॉट कितना हो जाएगा, √2 × 220, तो कितना आ जाएगा, नोट्स में लिख रखा है अपन ने, वी नॉट बराबर के 311.08। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, 311.0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर सी था इसमें, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल मान का अनुपात क्या करवा रहा है, I0/IRMS निकाल सकते हो, क्या है, IRMS बराबर कितना होता है, I0/√2। चेंज कर सकता हूं मैं इसको, छोड़ो, इतनी गणित नहीं आती हमें, इसको 1/, कर दो। ठीक है, गुना कर दूं, ये कितना होगा, √2, और इसको इधर ले जाएंगे तो I0/IRMS। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ऊपर है, पहले लिख रखा तो, तथा वर्ग माध्य मूल मान कहां पर है, नीचे। कितना होगा इसका अनुपात, √2/1 होगा, √2/1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी कितना है √2। क्वेश्चन नंबर 13, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा यदि, कब होगा एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक, रेजोनेंस पर, रेजोनेंस कब होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं, उच्च ट्रांसफार्मर, वोल्टेज बढ़ा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद एक्सएल बराबर के एक्ससी, इतनी बार आ गया ये क्वेश्चन, अभी भी गलत कर रहा हूं ना तो चुल्लू पर पानी लेना और मुंह धो लेना और पेपर लेना अभी तो, है ना। कितना होगा एक्सएल बराबर के एक्ससी, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, और एक्ससी कितना होता है 1/ओमेगा सी। एक्सएल होता है अपने पास ओमेगा एल, दिख रहा है, हाँ, बराबर के एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 16वां। अरे अभी तो बोला था 16वां कि न्यूमेरिकल आ जाता, अच्छा मिटा दिया यहाँ से। क्वेश्चन पढ़ो 16वां जब तक। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 1000 व 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली पर आरोपित किया जाता है तो क्या होगा, द्वितीयक पर आपको मान बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, हम जानते हैं ई एस बटे ई पी कितना होता है, एन एस बटे एन पी। आपको दे रखा है प्राथमिक पर एन, एन पी कितना दे रखा है 1000, एन एस कितना दे रखा है 3000। यदि प्राथमिक कुंडली पर आरोपित वोल्टेज कितना है, ईपी कितना है 80, और ईएस का मान पूछा है, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्या करोगे, इधर मान रख दो, ई एस बटे 80 बराबर के एनएस का मान 3000 बटे, इधर गया तो ईएस कितना आ जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, ये 80 वोल्ट दे रखा है, याद रखना, ये यूनिट ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट ध्यान रखने, 3 बार कहती मैंने बात। ठीक है, अपचय ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचय ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, अपचय ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, सोचो एक बार, अभी बोला था वोल्टेज को कम करता है, धारा को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर ए धारा को बढ़ा देगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है जूल ऊष्मन। ठीक है, इसको क्या है, ये जूल का ऊष्मन प्रभाव है, सीधा याद रखना है। प्रत्यावर्ती इंपेडेंस एसआई मात्रक होता है, प्रतिबाधा, जिसको इंग्लिश में इंपेडेंस बोलते हैं, का एसआई मात्रक क्या है, ओम प्रतिबाधा क्या है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया और वो क्या कर रहा है, दृष्ट धारा उत्पन्न कर रहा है। प्रत्यावर्ती क्या है, विभव आरोपित किया है, अपने प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रखा है और वो क्या कर रहा है, दृष्ट धारा दे रहा है, अल्टरनेट करंट को दृष्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा है। कौन सा करता है, रेक्टिफायर, सोचना भी नहीं है, दृष्टकारी जिसको बोलते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने बोला था आपसे, क्लास में बोला था, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो, दिख रहा है आपको ये, थोड़ा सा मैं ऑप्शन थोड़े से ऊंचे कर देता हूँ। हाँ देखो ऑप्शन से, अगर इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर ही है, यहाँ पर दृष्टकारी नहीं दे रखा। ठीक है, तो थोड़ी सी इंग्लिश वाले वर्ड याद रख लेना, अगर एग्जाम में ऐसा हो गया तो चक्कर पड़ जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन बोल रहा है। ठीक है, परावर्तन बोल रहा है कि अपवर्तन बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इसमें नहीं करेगा ऐसा। चलो कोई नहीं, अपने पे आते हैं, जल्दी खत्म करना अपने को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व या संधारित्र दोनों जुड़े होते हैं तो परिणामी रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं।
किस वे में प्रतिबाधा, परिपथ में बिना ऊर्जा बहने वाली धारा वॉटहीन धारा कहलाती है, वॉटलेस। अच्छा इंग्लिश वाले इसमें क्या करोगे, पहले वाले में इंपीडेंस, ठीक है, प्रतिबाधा क्या है, इंपीडेंस। 22nd में क्या है, वॉटलेस करंट, ठीक है। 23 सीधा ही अभी हमने पढ़ा है, ऊपर से स्टेटमेंट दे रखे तो उनमें ही है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, शक्ति में नहीं। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज में चेंज करता है, पावर में नहीं, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या है, पावर, शक्ति, ठीक है। फेजर का मान समय के साथ निश्चल रहता है, इनवेरिएंट रहता है, इसमें समय के साथ फेजर का मान में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। 26 क्या है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन की धारा का मान, अधिकतम मान कितना होता है, शिखर मान बोलते हैं, अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, ठीक है। धारा का शिखर मान मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युत वाहक बल या धारा के किसी क्षण पर बात कर रहा है तो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक मान। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान, विद्युत वाहक बल ईएमएफ की बात करें या विद्युत वोल्टेज की बात करें तो वोल्टता का तात्क्षणिक मान, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंस्टेंट वैल्यू। एलसीआर पर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान, एलसीआर अनुनादी कब होगा, एक्सएल बराबर के एक्ससी के होगा, तभी होगा। तो उसमें क्या जाएगा, प्रतिबाधा का मान आर के बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस इंपीडेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक ओम है। संधारित्र दिष्ट धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी था। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरक की म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल पर काम करता है। शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक 0 होता है। ट्रांसफॉर्मर में, अच्छा लघुत्तरत्म को भी देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर का क्रोध परतदार क्यों होता है, भंवर धाराओं में के कारण होने वाली ऊष्मा धाराओं को रोकने के लिए, ऊर्जा में कमी को रोकने के लिए, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा 10 एम्पियर है। अभी किया है क्वेश्चन कि वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 10 एम्पियर है, और आपसे पूछ रहा है शिखर मान कितना होगा, √2 से गुना कर देना। आई नॉट दे रखा है 10 एम्पियर, IRMS कितना होता है, एक सेकेंड उल्टा कर दिया क्या मैंने, वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है आपको 10 एम्पियर, ठीक है। आई नॉट आपसे पूछा है कितना हो जाएगा, √2 इंटू 10 एम्पियर कितना हो जाएगा, 1.414 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 14.14 एम्पियर। आई नॉट का शिखर मान कितना का, 14.14 एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने पर धारितीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारितीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्ससी धारितीय प्रतिघात है। तो आवृत्ति बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, धारितीय प्रतिघात का मान कम होता जा रहा है, ठीक है। √LC का मात्रक क्या होता है, उल्टा कर दोगे उसके लिए तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। वॉटहीन √LC का मात्रक ओमेगा आर बराबर के कितना है, 1/√LC। ओमेगा क्या है, सीधा याद रखना, √LC का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड आएगा यहां से। वॉटहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, निकाल सकते हो। वॉटहीन करंट वॉटलेस करंट में क्या आएगा अपने पास, सीधा याद रखना, आई नॉट बाय कितना पूछ रहा है तुमसे, वर्ग माध्य मूल मान √2 होता है, यहां पर क्या जाएगा sin phi, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में वॉटहीन धारा का मान कितना होगा, आई नॉट sin phi। देखो प्रत्यावर्ती धारा में वॉटलेस करंट का मान ये होता है, दिख रहा है आपको, ये दोनों मान दिख रहे हैं, आई नॉट sin phi होता है। इसका अगर आपसे बोले कि भैया क्या कहते हैं IRMS निकालो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2, ये आई नॉट इसका शिखर मान है, मैक्सिमम मान यही है, ठीक है। sin phi t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका समाकलन भी नहीं होगा, वो सीधा आपके पास एज इट इज आ जाएगा,
कितना आई नॉट बटे √2। आर एल अच्छा 38 पर है क्या अपने से। आर एल परिपथ में अनुनाद की घटना होगी, अपने पहले डिस्कस कर लिया है। तो रेजोनेंस आर एल परिपथ में अनुनाद की घटना होगी, नहीं होगी। एक्सएल बराबर एक्स सी होने पर ही तो होती है। ना तो इसमें एक्सएल है ना इसमें एक्स सी है। अच्छा एक्सएल तो है पर एक्स सी नहीं है, इसलिए नहीं होगी। अंतर बता दोगे, प्रत्यावर्ती धारा क्या है बता दोगे आप लोग। औसत मान 0.5 एम्पियर, शक्ति गुणांक। प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ का शक्ति गुणांक आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। 0.5 दे रखा, सॉरी। शक्ति गुणांक कितना दे दिया आपको? cos फाइव बराबर के 0.5 कितना हो जाएगा ये आपके पास 1/2। वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। फाइव बराबर कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2। अच्छा बायो वाले ही है, बायो वाले ऐसे सोल्व करेंगे। cos फाइव बराबर के 1/2। cos में 1/2 मान कब होता है? कब होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ लिख दूं मैं cos 60, फाइव का मान कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, फाइव का मान कितना आ जाएगा? 60। और 60 कितना होता है अगर तुम पाई के रूप में लिखना चाहो तो? 5/3। पाई का मान 180, 3 का भाग दोगे तो 60 आ जाएगा। 44 प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्रीय धारा का औसत मान 0। हाँ 45 प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जबकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो अगर मैं पहले थोड़ा सा बेसिक की बात करूं तो ये आपके पास प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरह से मोशन करेगी। ठीक है, यहां पर ये एक्सेस कौन सी है? टाइम की है। और ये अगर धारा की बात करो या वोल्टेज की जो भी बात करो, क्वेश्चन में जो दे दिया वो। ठीक है, ये टी है और यहां पर धारा दे रखी है। वोल्टेज होती तो वोल्टेज आ जाती। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय मान लिया मैंने कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? T/2। शून्य से शिखर तक या शिखर से शून्य तक ये डिस्टेंस कितनी होगी? T/4। तो यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? T/4। और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय T/4। होगा कि नहीं होगा? T/2 का आधा कितना होता है? T/4। इधर का आधा T/4, इधर का भी T/4। समझ गए? T/4। तो अब देखो, शिखर मान से शून्य तक, ये शिखर मान है, यहां से शून्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? T/4 लगेगा। स्मॉल टी बराबर के T/4। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी बराबर के 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T होती है। तो 1/T का मान 50 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 टी है। ठीक है, उल्टा करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एफ कितना मान दे रखा है? 1/4। नहीं आया ना समझ, मुझे पता है नहीं आया समझ। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, T/4 को 1/4 इंटू T/1 लिख दूं। तो ये तो 1/4 तो एज इट इज। T/1 को क्या लिख सकता हूं? T/1 को क्या लिख सकता हूं? 1/50। तो यहां से कितना आ जाएगा? 50 चौका। ऐसे क्वेश्चन आए, क्या किया करो, देखो 1/2 गुना 1/2 गुना 50 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.5 गुना इसको सॉल्व करोगे तो 0.01। यही आएगा, ये आएगा। जी आएगा, है ना? मैं बस चेक कर रहा हूं। ठीक है, जानते हो ना? इसको गुना करोगे इसके साथ कितना आएगा?
5 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 के बाद में पॉइंट सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास इतना 0.005 सेकंड। अगला कर दोगे 220 है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है 49। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्टेज है और आपसे VRMS पूछ रहा है 311 वोल्टेज जाएगा, सीधा सीधा अभी करवाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, 100 वॉट की पावर आपको दे रखी है, इसलिए दे रखी क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और सी बी पार्ट भी था। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना था अपने को, तो नहीं दे रखा यहाँ पर, क्लास में करवाया है वो मैंने। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में R बराबर 10 ओम कॉमा XL बराबर ये दे रखे हैं आपको, प्रतिरोध परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, जेड का मान ज्ञात करना है। सब कर देंगे यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है आपको, प्रतिरोध का मान 10 का स्क्वायर 100 प्लस XL और XC दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा Z बराबर के 10 ओम। ठीक है, XL और XC 100 ओम और 100 ओम दे रखे हैं, तो 100 में से 100 गए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आप ये कर दोगे, प्रतिबाधा ये कर दोगे, ग्राफ खींच दोगे, न्यूमेरिकल कुछ और नहीं दे रखा आपको। ठीक है, बाकी के आपको सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, इसके सारे छोटे जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। बड़े क्वेश्चंस में आपको मैंने बोल रखा है इन क्वेश्चंस को कर जाना, या फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखा है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उनको कर जाना। ठीक है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, जो रह गए हैं उन क्वेश्चंस को, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। इसको तो ये तो करने ही करने जो अभी हमने किए हैं 1 घंटे की क्लास में, वो भी करने हैं जो आपको मैंने वहां पे क्लास में लिखवा रखे हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह में दे रखे हैं। ठीक है, तो पढ़ो फटाफट से, 9 तारीख को पेपर है। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। राधे राधे।